गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने अपने 11th लेक्चर में न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया या जीवाणु में पोषण पढ़ा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, जीवाणु में जनन किस प्रकार से होता है वो हम पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसमें से क्वेश्चन हमेशा बनता है, चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चन हो चाहे वो निबंधात्मक प्रश्न हो। और स्पेशली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो कि है जीवाणु में लैंगिक जनन। तो आप इसे ध्यानपूर्वक समझें। जीवाणु मुख्य रूप से 3 प्रकार से जनन करता है। पहला है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, दूसरा है एसेक्सुअल या अलैंगिक जनन, और तीसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है कायिक जनन। पहले हम इन तीनों में अंतर समझ लेते हैं ताकि फिर हम डिफ्रेंशिएट कर पाएँ, क्योंकि काफ़ी बुक्स में काफ़ी कुछ अलग अलग लिखा हुआ है। तो वेजिटेटिव नाम बता रहा है कायिक जनन, मतलब यदि कोई कायिक कोशिका अचानक से जनन करने लग जाए, या जिसके द्वारा जनन का मतलब क्या होता है कि संख्या में वृद्धि, जीवाणु की संख्या में वृद्धि। तो यदि कायिक कोशिका के द्वारा जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो रही है तो उसे हम कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको अलैंगिक जनन कहते हैं, तो मतलब यहाँ पे कोई फर्टिलाइजेशन या फिर संयुग्मन या फिर कोई ऐसी दो युग्मकों का संलयन नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई कायिक कोशिका नहीं, जबकि कोई अन्य कोशिका जो कि सिर्फ जनन के लिए ही बनी है, वो कोशिका क्या कर रही है, जनन कर रही है। तो उसे हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दोनों में आप अंतर समझेंगे। कायिक का मतलब है सिर्फ कायिक कोशिका स्वयं जनन करना प्रारंभ कर देती है, जबकि एसेक्सुअल में कोई कायिक कोशिका नहीं, जबकि कोई एंडोस्पोर हो गया या कोई भी ऐसी कोशिका जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए ही बनी है, वो कोशिका के द्वारा जनन होता है या उसकी संख्या में वृद्धि होती है। देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अगर हम सिंपल सा समझें तो उसमें होगा कि दो युग्मकों के मिलने, जिसमें नर और मादा युग्मकों के मिलने से युग्मनज का निर्माण होता है, और जिसके द्वारा आगे नया नया सजीव बनता है, तो उसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, लैंगिक जनन कहते हैं। लेकिन जीवाणु के अंदर ये एक्चुअल जो वास्तविक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या वास्तविक लैंगिक जनन अनुपस्थित होता है। इसमें केवल जेनेटिक रिकम्बिनेशन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आनुवांशिक पुनर्योजन या जेनेटिक रिकम्बिनेशन। कारण, क्योंकि इसमें कोई मेल गैमेट या फीमेल गैमेट नहीं होता, नर युग्मक तथा मादा युग्मक नहीं बनते। इसमें केवल क्या होता है कि एक जीवाणु की कोशिका का डीएनए दूसरे जीवाणु की कोशिका में किसी भी रूप में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इसकी वजह से क्या हो गया? आनुवांशिक पुनर्योजन हो गया, क्योंकि एक का डीएनए दूसरे में ट्रांसफ़र हुआ तो उसमें आनुवांशिकता में चेंज आ गया, जीन में चेंज आ गया। तो आनुवांशिक पुनर्योजन के रूप में क्या पाया जाता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आप समझ गए बेटा, ये 3 प्रकार के जनन होते हैं। सबसे पहले हम आते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। पहली बात तो ये है कि ऐसा कुछ नहीं है कि बस ये 3 ही प्रकार के कायिक जनन होते हैं। मैंने आपको वही बताए हैं जो कि मुख्य है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो कायिक जनन के अंदर जो जीवाणु में होता है, मेन मुख्य रूप से 2-3 प्रकार से होता है। पहला होता है बाइनरी फिशन, जिसको हम द्विविभाजन कहते हैं। नाम बता रहा है कि एक कोशिका 2 भागों में विभाजित हो जाती है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट प्रकार का कायिक जनन है। सबसे ज़्यादातर जीवाणु होते हैं वो इसी प्रकार से कायिक जनन करते हैं। दूसरा होता है बडिंग। बडिंग मतलब मुकुलन, मुकुल बनता है यहाँ पे। और तीसरा होता है सिस्ट फॉर्मेशन। तो सिस्ट मतलब आप कोई कोशिका के ऊपर एक मोटी भित्ति बन जाएगी किसी कायिक कोशिका के ऊपर, और फिर वही कोशिका अब अनुकूल परिस्थितियों में आने के बाद में जनन नए जो जीवाणु हैं उनको उत्पन्न करेगी। सबसे पहले हम जा रहे हैं बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन के अंदर हम पढ़ेंगे मोस्ट प्रोकैरियोट्स रिप्रोड्यूस बाय द प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिशन। बता चुकी हूँ मैं आपको, ज़्यादातर इसी रूप में रिप्रोड्यूस करते हैं। इसमें क्या होता है, एक कोशिका जो होती है वो आकार में वृद्धि करती है, और मध्य में उसके बीच मध्य में से वो 2 भागों में विभाजित हो जाती है। मध्य में से कैसे विभाजित होती है कि सेल डिवीजन के टाइम पे उनके बीच में एक सेप्टम या एक पट का निर्माण होता है, और वह पट धीरे धीरे बढ़ता हुआ एक कोशिका को 2 भागों में विभाजित करता है, जिसे हम कहते हैं द्विविभाजन। In order for the cell to divide in half, the peptidoglycan structure must be different in hemispherical cap.
देन इन स्ट्रेट पोर्शन ऑफ द सेल वॉल। अब यहाँ पे ये बताया गया है कि जैसे आपको डायग्राम द्वारा समझाती हूँ मैं, यहाँ पे ये एक जीवाणु की कोशिका है। तो द्विविभाजन में ये भी इम्पॉर्टेंट है कि उनका जेनेटिक मटेरियल भी दो भागों में विभाजित हो, केवल कोशिका ही नहीं। तो यहाँ पे सेल डिवीजन भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। तो एक कोशिका के अंदर सबसे पहले क्या होता है, उसके डीएनए की प्रतिलिपि का निर्माण होता है। तो आप देखिए डीएनए डबल हो गया। डीएनए डबल होने के बाद में इसके मध्य में एक खांच का निर्माण होता है और धीरे धीरे ये अंदर की तरफ एक सेप्टम का निर्माण या एक पट का निर्माण करते हैं और एक कोशिका से दो कोशिका में परिवर्तित हो जाता है। तो ये एक सिंपल सा डायग्राम है किसका, द्विविभाजन का। अब हम पढ़ेंगे बडिंग। बडिंग का मतलब होता है मुकुलन। इसके अंदर क्या होता है कि एक छोटी सी बड उत्पन्न या छोटा सा मुकुल उत्पन्न होता है कोशिका में और धीरे धीरे ये मुकुल साइज में बड़ा होता है और बड़ा होने के बाद ये उस जो मातृ कोशिका है उससे अलग होके नई कोशिका का निर्माण करता है, जिसे हम कहते हैं मुकुलन। इसका मुख्य उदाहरण वैसे तो एक फंगस है जिसका नाम है सेकेरोमाइसिस सिरवेसी, जिसे हम ईस्ट कहते हैं। इसमें मुख्य रूप से इसी प्रकार से जनन पाया जाता है, पर जीवाणुओं में भी ये जनन पाया जाता है। One difference between fission and budding is that in the later the mother cell often has different properties from the offspring। तो यहाँ पे यही चीज़ बताया गया है कि बडिंग उससे अलग कैसे है। देखिए बाइनरी फिशन में क्या होगा कि दोनों कोशिकाएं बिल्कुल समान होगी, जबकि इसमें क्या है कि थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है जो बड बनी है वो मातृ कोशिका से। नेक्स्ट है सिस्ट। सिस्ट फॉर्मेशन का मतलब होता है कि डिपोजिशन ऑफ एन एडिशनल लेयर अराउंड द मदर वॉल। एक काई कोशिका के चारों तरफ एक एक्स्ट्रा लेयर बन जाती है और ये रेस्टिंग स्ट्रक्चर होते हैं। मतलब जो प्रतिकूल परिस्थितियाँ होती है वो उस टाइम जो स्ट्रक्चर बनते हैं उनको हम कहते हैं रेस्टिंग स्ट्रक्चर। और जब अनुकूल परिस्थितियाँ आती है तो ये एज अ मदर सेल काम में लेके डिवीजन प्रारंभ कर देते हैं। इसका उदाहरण है एक नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाला जीवाणु होता है जिसका नाम है एजोटोबैक्टर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कायिक जनन हम पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ने जा रहे हैं अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन मुख्य रूप से दो प्रकार से होता है। पहला है माइकोनिडिया फॉर्मेशन एंड दूसरा है एंडोस्पोर फॉर्मेशन। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कोनिडिया फॉर्मेशन। कोनिडिया क्या होती है बेटा? कोनिडिया फॉर्मेशन टेक प्लेस इन फिलामेंटस बैक्टीरिया। हमने जीवाणु के आकार पढ़े हैं तो उसमें हमने फिलामेंटस या तंतुनुमा जीवाणु पढ़े हैं। इनमें कोनिडिया फॉर्मेशन सामान्यतया पाया जाता है। पहले हम इसको डायग्राम द्वारा समझ लेते हैं ताकि आप समझ पाएंगे। आप देखिए यहाँ पे इनमें डायग्राम नंबर ए में बताया है कोनिडिया फॉर्मेशन और डायग्राम नंबर 2 में बताया है बडिंग। दोनों में अंतर आप समझ सकते हैं। कोनिडिया में एक चेन बनती रहती है कंटिन्यू, जिसमें सबसे ऊपर सबसे ज़्यादा परिपक्व कोनिडिया होती है, सबसे नीचे सबसे ज़्यादा यंग कोनिडिया होती है। तो इसमें क्या होता है, द पार्ट ऑफ द फिलामेंट विच बियर्स कोनिडिया इज़ कॉल्ड कोनिडियोफोर। जिस तंतु पे कोनिडिया है उसे हम कोनिडियोफोर कहते हैं। और आफ्टर डिटैचमेंट फ्रॉम द मदर and getting contact with suitable substratum the conidium germinates and give rise to new mycelium। जो आपको यहाँ पे कोनिडिया नज़र आ रही है, देखिए कोनिडिया होती है बहुवचन और कोनिडियम होता है एक वचन, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। जैसे ही कोई कोनिडियम किसी सबस्ट्रेट या किसी अधोस्तर पे गिरती है और वहाँ पे उसको सूटेबल वातावरण मिलता है तो वहाँ पे वो नया फिलामेंट का निर्माण कर देती है। इसका उदाहरण है स्ट्रेप्टोमाइसिस। और अगर आप बडिंग का उदाहरण लिखें तो लिख सकते हैं रोडोमाइक्रोबियम, जो इस डायग्राम में दे रखा है। तो ये हो गया कोनिडिया फॉर्मेशन। देन एंडोस्पोर फॉर्मेशन। एंडोस्पोर्म सबसे मुख्य प्रकार का और बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन बनते हैं तो आप इसे ध्यान से समझेंगे। स्पोर्स आर फाउंड ड्यूरिंग अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन लाइक डेसिकेशन एंड स्टारवेशन। ये भी असामान्य परिस्थिति या प्रतिकूल परिस्थितियों में बनते हैं और जिन्हें हम एंडोस्पोर्म कहते हैं। तो बेसिकली ताकि प्रतिकूल परिस्थितियों को जीवाणु कोशिका झेल पाए तो इसका निर्माण होता है, और जब अनुकूल परिस्थितियाँ होती तो जर्मिनेट होकर नई जीवाणु कोशिका का निर्माण करते हैं। इट इज़ कवर्ड बाय अ थिक लेयर द कॉर्टेक्स एंड देन अ मल्टी लेयर थिन एंड टफ आउटर स्पोर कोट। एक बार हम डायग्राम देख लेते हैं। देखिए ये है एंडोस्पोर का डायग्राम। देखिए आप इसमें कितनी बड़ी कोटिंग है। सबसे अंदर कोर है, कोर के बाहर आप देख रहे हैं कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स के सबसे अंदर तो कोर है, कोर के ऊपर एक इनर मेम्ब्रेन होती है, उसके बाहर आपको कॉर्टेक्स नज़र आ रहा है। कॉर्टेक्स के ऊपर स्पोर कोट है और स्पोर कोट के ऊपर एक एक्सोस्पोरियम है। ओके, तो वही यहाँ बताया गया है। तो इसमें स्पोर कोट भी कई बार दो भागों में विभाजित हो सकता है, जैसे हम कहते हैं आउटर एंड इनर कोट।
तो ये है एंडोस्पर्म, जो कि अनफेवरेबल कंडीशन में इसमें फूड स्टोरेज रहता है, और जब वापस फेवरेबल कंडीशन आती है तो यह वापस रिप्रोड्यूस करके और नई जीवाणु कोशिकाओं का निर्माण करता है। अब हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसे हम कहते हैं जेनेटिक रिकम्बिनेशन। मैंने बताया था आपको आनुवंशिक पुनर्योजन होता है किसमें, जीवाणु की कोशिका में। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 प्रकार का पाया जाता है, और ये सिर्फ जीवाणु में ही पाया जाता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन तीनों पे क्वेश्चन बनते हैं, तो आप बहुत ध्यान से समझेंगे। पहला है कॉन्जुगेशन, जिसको हम कहते हैं संयुग्मन। दूसरा है ट्रांसफॉर्मेशन, जिसे हम कहते हैं रूपांतरण। तीसरा है ट्रांसडक्शन, जिसे हम कहते हैं पारक्रमण। तो ये तीनों को आपको ध्यान से पढ़ना है। सबसे पहले हम कहते हैं संयुग्मन, कॉन्जुगेशन। तो संयुग्मन जो नाम बता रहा है उससे आपको समझ में आ रहा है कि इसमें दो कोशिकाओं के बीच में योजन या युग्मन हो रहा है। कैसे, पहले हम पढ़ते हैं इसकी हिस्ट्री कि इसे किसने खोजा था। इसे जोशुआ लेडरबर्ग एंड एडवर्ड टॉटम ने 1946 में खोजा था। अलग अलग बुक्स में जो इसका ईयर है वो अलग दे रखा है, हिंदी की बुक्स में बहुत कन्फ्यूजन है। तो आप डेटा, चाहे आप बुक्स में पढ़ें, लेकिन आप डेटा कम से कम वैज्ञानिकों का नाम और ईयर वो सही पढ़ें। तो वो मैंने आपको दिया है, जोशुआ लेडरबर्ग एंड एडवर्ड टॉटम, 1946 में उन्होंने संयुग्मन की खोज की थी। अब यहाँ पे उन्होंने कौन से बैक्टीरिया में खोज की थी, हमने पढ़ा था उसको कि न्यूमोकोकस नामक बैक्टीरिया में उन्होंने ये सब एक्सपेरिमेंट किए थे। 2 बैक्टीरियल सेल्स come together and meet such that a gene transfer occurs between them। यहाँ पे हम पहले इसको समझ लेते हैं, सॉरी ये न्यूमोकोकस नहीं है, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन नियम से वो पढ़ रहे हैं संयुग्मन। तो यहाँ पे अब जोशुआ लेडरबर्ग और टॉटम ने 1946 में इसकी खोज की थी। तो बेसिकली ये खोज करने के लिए हम एक डायग्राम समझेंगे। पहले देखिए, यहाँ पे 2 कोशिकाएँ हैं। पहली कोशिका है जिसमें एक प्लाज्मिड पाया जाता है, हमने प्लाज्मिड पढ़े थे, जिसे हम एफ फैक्टर कहते हैं। और दूसरी कोशिका है जिसमें ये एफ फैक्टर नहीं पाया जाता। जिसमें एफ फैक्टर पाया जाता है उसको हम डोनर कहते हैं, और जिसमें एफ फैक्टर नहीं पाया जाता उसे हम रिसीवर कहते हैं। देख पा रहे हैं हम डायग्राम में, सिंपल है। तो डोनर कोशिका एफ पॉजिटिव होती है और रिसीवर कोशिका एफ नेगेटिव होती है। तो इसमें हम एक प्रकार से एक को मेल और एक को फीमेल कह सकते हैं, क्योंकि दोनों में अंतर है। जिसमें एफ फैक्टर पाया जाता है वहाँ उसमें एक एफ पाइलाई भी पाया जाता है। हमने पाइलाई पढ़ा था जब हमने जीवाणु की कोशिका की संरचना पढ़ी थी। तो यहाँ पे एफ पाइलाई द्वारा एक संयुग्मन नलिका या कॉन्जुगेशन ट्यूब का निर्माण होता है, जो आप डायग्राम में देख पा रहे हैं। दोनों के बीच में जहाँ कॉन्जुगेशन ट्यूब का निर्माण हुआ, अब एफ पॉजिटिव जो बैक्टीरिया है उसका जीवाणु क्या करता है, रेप्लिकेट करता है। उसका जो एफ फैक्टर है वो रेप्लिकेट या प्रतिकृति करके उसका जो एक प्रतिकृति है वो चली जाती है एफ नेगेटिव में। अब इस प्रकार से जो एफ नेगेटिव था वह भी एफ पॉजिटिव हो गया, और इसे हम कहते हैं संयुग्मन। एफ फैक्टर इज ट्रांसफर टू द एफ नेगेटिव। यहाँ पे कि जेनेटिक रिकम्बिनेशन हो गया। आप देख रहे हैं आनुवंशिक पुनर्योजन कैसे हो गया। जो एफ पॉजिटिव था वो भी एफ नेगेटिव था वो भी एफ पॉजिटिव बन चुका है। तो यहाँ पे 2 बैक्टीरियल सेल्स कम टुगेदर एंड मेड सच दैट अ जीन ट्रांसफर अकर्स बिटवीन देम। अब यहाँ पे बता चुकी हूँ मैं आपको सारे कि द डोनर को जो एफ पॉजिटिव होता है उसको हम मेल कह सकते हैं, और जो रिसिपेंट होता है उसको फीमेल कह सकते हैं। द ट्रांसफ़र इज़ नॉन रेसिप्रोकल, मतलब इसमें एक ही दिशा में ट्रांसफ़र होता है सेक्स पाइलस के थ्रू। जो सेक्स पाइलाई होती है इसको एफ पाइलाई कहते हैं, हम उसके थ्रू कॉन्जुगेशन ट्यूब का निर्माण होता है, और इस प्रकार से इसे हम कहते हैं कॉन्जुगेशन। सरल, मैंने बहुत सिंपल फॉर्म में आपको बताया इस डायग्राम के द्वारा। अब इसमें आगे आप HFR और ये सब भी पढ़ेंगे, एफ पॉजिटिव क्या होता है, एफ फैक्टर क्या होता है, लेकिन आप कम से कम इतना याद कर लें वो आपके लिए सफिशेंट है। देन बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन, जिसे हम कहते हैं रूपांतरण की खोज फेडरिक ग्रिफिथ ने 1928 में की थी। जब भी आप DNA पढ़ेंगे तो DNA की खोज और रूपांतरण की खोज दोनों समान ही है, क्योंकि हम DNA की खोज का श्रेय एवरी, मैक्लॉयड और मैककार्थी को देते हैं, और इन तीनों ने ही रूपांतरण के द्वारा, देखिए यहाँ पे क्या है, ग्रिफिथ ने 1928 में एक्सपेरिमेंट किया था चूहों पे, तो उसके द्वारा उन्होंने बताया था कि रूपांतरण क्या होता है। तो यहाँ पे मैंने 3 साइंटिस्ट का नाम अभी नहीं दिया, लेकिन मैं आपको बोल के बता रही हूँ, जो कि है एवरी, मैक्लाइड एंड मैककार्थी। इन्होंने एक्चुअल में बताया था कि ये जो DNA एक जो जीवाणु का जो DNA होता है उसकी वजह से ये रूपांतरण होता है। ग्रिफिथ ये नहीं बता पाए थे कि कौन सा पदार्थ होता है जिसकी वजह से रूपांतरण होता है, ट्रांसफ़र होता है।
ओके, तो मैनी बैक्टीरिया कैन एक्वायर न्यू जीन्स बाय टेकिंग अप डीएनए मॉलिक्यूल्स फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स। तो रूपांतरण का मतलब क्या है? सिंपल सी चीज़ है कि किसी फॉरेन डीएनए का किसी जीवाणु, किसी कोशिका के अंदर ट्रांसफ़र हो जाना। ठीक है, अब कैसे ट्रांसफ़र हो जाना, इसमें कोई साधन नहीं होता। जैसे आप कॉन्जुगेशन में कॉन्जुगेशन ट्यूब बन रही है, इसमें कोई ट्यूब नहीं बन रही। एक कोशिका अपने आप ही किसी दूसरे डीएनए को रिसीव कर लेती है। तो इसमें जो रिसीवर कोशिका होती है उसमें कुछ खासियत होनी चाहिए, कुछ तो स्पेशलिटी, वरना आप कैसे किसी फॉरेन डीएनए को एक्सेप्ट कर लोगे। सो दो द सेल मस्ट बी कॉम्पिटेंट सेल्स। कॉम्पिटेंट सेल्स मतलब ऐसी कोशिका जो कि फॉरेन डीएनए को लेने के लिए रेडी है या उसमें सक्षम है। तो दिस व्हेन बैक्टीरिया अंडरगो लाइसिस दे रिलीज कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ डीएनए इनटू एनवायरनमेंट। जब कोई जीवाणु डिग्रेड होता है या लाइस उसका विखंडन हो जाता है तो उसमें से डिकम्पोजिशन होता है, तो उसका डीएनए बाहर रिलीज होता है। और यहाँ पे यदि कोई कॉम्पिटेंट सेल्स है तो उस डीएनए को वो एक्सेप्ट करती है और अपने अंदर समाहित कर लेती है। इस प्रकार से उसमें जेनेटिक रिकम्बिनेशन हो जाता है और इसे हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। To be competent, bacteria must be in logarithmic stage of growth and a competence factor needed for the transformation must be present. अब कौन सी कोशिका कॉम्पिटेंट होगी तो उसके लिए कॉम्पिटेंस फैक्टर होता है, वही कोशिका कॉम्पिटेंट होगी। और जो कोशिका कॉम्पिटेंट होंगी वही कोशिका क्या करेगी, जीवाणु का बैक्टीरियल जो ट्रांसफॉर्मेशन की क्रिया में पार्टिसिपेट करेगी। एक बार हम ग्रिफिथ का जो एक्सपेरिमेंट है वो हम देख लेते हैं कि क्या था। अब यहाँ पे देख लिए ग्रिफिथ ने क्या किया। सबसे पहले उसने दो प्रकार के जीवाणुओं के स्ट्रेन्स लिए, मतलब एक जीवाणु के दो स्ट्रेन्स लिए। पहला था रफ स्ट्रेन और दूसरा था जो कहते हैं अपन स्मूथ स्ट्रेन। रफ मतलब उसकी जो सतह थी वो रफ थी और जो स्मूथ थी उसमें उसकी जो सतह थी वो स्मूथ थी। रफ स्ट्रेन था नॉन वायरुलेंट, मतलब ये अघातक होता है, ये चूहों को नहीं मारता। जबकि जो स्मूथ स्ट्रैंड होता है वो घातक होता है और वो चूहों को किल करता है। तो यहाँ पर जैसे ही वो रफ स्ट्रैंड डाल रहा है, देखो फर्स्ट जो है उसमें जो क्योंकि रफ स्ट्रैंड घातक नहीं है वो अघातक है, तो यहाँ पे जैसे ही उसने चूहों को इंजेक्शन लगाया तो चूहा नहीं मरा। जबकि उसने जब स्मूथ स्ट्रैंड्स वाले जीवाणु का इंजेक्शन भर के लगाया तो चूहा मर गया क्योंकि वो घातक है। अब यहाँ पे उसने क्या किया कि जो रफ स्ट्रैंड थे उनको उन्होंने क्या किया, मार दिया। कैसे मारा, उनको हीट किल, उनको हीट के द्वारा किल कर दिया। और उसके बाद में उन्होंने क्या किया कि रफ स्ट्रेन वालों को किल कर दिया और उसको स्मूथ स्ट्रेन वालों के साथ में उसके साथ इंजेक्शन लगाया। रफ स्ट्रेन एंड हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन, दोनों को अपने मार के इंजेक्शन लगाया तो देखा कि चूहा नहीं मरा। क्यों? क्योंकि दोनों जीवाणु मर चुके हैं। अब यहाँ पे क्या किया लथार्ड एक्सपेरिमेंट में, स्मूथ स्ट्रेन मतलब जो स्मूथ स्ट्रेन वाले कौन से थे, जो कि वायरुलेंट है, मतलब जो घातक है। स्मूथ स्ट्रेन वाले जीवाणुओं को कुछ टाइम बाद उन्होंने देखा कि अगर जैसे डेड मरे हुए स्मूथ स्ट्रेन वाले जीवाणुओं को जब उन्होंने जीवित रफ स्ट्रेन के साथ में इसमें चूहों में ट्रांसफ़र किया तो देखा कि चूहा नहीं मरा। ओके, तो यहाँ पे आप एक्सपेरिमेंट्स देख सकते हैं। इस ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट बहुत कॉमन है, इसके हिसाब से आप ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ सकते हैं। देन हम पढ़ेंगे बैक्टीरियल ट्रांसडक्शन या पारक्रमण। पारक्रमण किस प्रकार से अलग है संयुग्मन और रूपांतरण से? तो देखिए, रूपांतरण में क्या होता है, कोशिका कॉम्पिटेंट हो जाती है और उसमें डीएनए ट्रांसफ़र हो जाता है। कॉन्जुगेशन में कॉन्जुगेशन ट्यूब बनती है। ट्रांसडक्शन में काम आता है वायरस। ऐसा वायरस जो कि बैक्टीरिया को अटैक करता है, उस वायरस को हम कहते हैं बैक्टीरियोफेज। ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी वायरस पहले, तो उसको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। वायरस के अंदर वायरस कैसा होता है, इसकी खोज का श्रेय दिया जाता है नॉर्डन जिंडर एंड जोशुआ लिडरबर्ग। देखिए, लिडरबर्ग दोनों में कॉमन है। इन्होंने इसकी खोज की थी ट्रांसडक्शन की साल्मोनेला टाइफाई के अंदर। ओके, कौन से जीवाणु में खोज की थी? साल्मोनेला टाइफाई। बैक्टीरियल ट्रांसडक्शन, जिंडर एंड लिडरबर्ग इन 1952, ये आप याद रखेंगे। अब ये कैसे होता है एक बार हम समझ लेते हैं। देखिए, कोई भी बैक्टीरियोफेज जो आप देख रहे हैं, सबसे पहला बैक्टीरियोफेज किसी जीवाणु कोशिका पे अटैक करता है। अटैक करने के बाद में बैक्टीरियोफेज का डीएनए ट्रांसफ़र हो जाता है जीवाणु कोशिका के अंदर। ट्रांसफ़र होने के बाद में वो डीएनए बैक्टीरिया के डीएनए को किल कर देता है और वहाँ स्वयं की प्रतिकृति करता है। जब वापस बहुत सारे बैक्टीरियोफेज का निर्माण होता है तो वहाँ पे जीवाणु का डीएनए भी बैक्टीरिया फेज के अंदर रैंडमली
पैकेज हो जाता है। और जब यह बैक्टीरियोफेज किसी अन्य जीवाणु पे अटैक करता है तो वह एक जो पहले जिस जीवाणु पे अटैक किया था उसके डीएनए का पार्ट कहाँ ले जाता है, बैक्टीरियम 2 में। आप देख रहे हैं बैक्टीरियम 1 है, बैक्टीरियम 2 बताया गया है, बैक्टीरियम 2 में ले जाता है। और इस प्रकार से एक जीवाणु का डीएनए दूसरे जीवाणु के डीएनए में दूसरे जीवाणु में जीवाणु भोजी द्वारा या बैक्टीरियोफेज द्वारा ट्रांसफर हो जाता है, जिसे हम कहते हैं ट्रांसडक्शन या पारक्रमण। After a bacteriophage enters a bacterium, it may encourage the bacterium to make copies of the phage. जब एक जीवाणु भोजी जीवाणु कोशिका में प्रवेश करता है तो यहाँ पर यह मल्टीपल कॉपीज बनाने को प्रेरित करता है। एट द कंक्लूजन ऑफ द प्रोसेस द होस्ट बैक्टीरियम अंडरगोज लाइसिस एंड रिलीज न्यू फेजेस। दिस साइकिल इज कॉल्ड लाइटिक साइकिल। अब देखिए, अब ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, मैंने बता चुकी हूँ आपको कि वायरस का जो साइकिल होता है यह 2 प्रकार के वायरस हो सकते हैं। उसमें से पहला है लाइटिक और दूसरा है लाइसोजेनिक। उनके लाइफ साइकिल के आधार पर लाइटिक मतलब शॉर्ट में बताऊंगी वो वायरस जो कि अटैक करने के बाद में जीवाणु कोशिका को किल कर देते हैं और वहाँ अपनी मल्टीपल कॉपीज बना के रिलीज हो जाते हैं, इसको कहते हैं लाइटिक साइकिल। जबकि लाइसोजेनिक साइकिल में वे जीवाणु कोशिका को किल नहीं करते, वायरस का डीएनए जीवाणु के डीएनए के साथ में जुड़ जाता है और जीवाणु के साथ ही मल्टीप्लाई करता रहता है, जिसे हम कहते हैं लाइसोजेनिक साइकिल। और जो वायरस ऐसा साइकिल करते हैं उसे हम कहते हैं टेम्परेट या संयत फेज। ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, तो हम डिटेल में नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे हम लाइटिक साइकिल की अगर बात करें, द वायरस कैन डिटैच अंडर लाइटिक साइकिल विल, इनकी तो दोनों प्रकार हो गए वायरस के लाइफ साइकिल के, ये हम पढ़ चुके हैं। हम ट्रांसडक्शन की बात करें तो ट्रांसडक्शन मुख्य रूप से 2 प्रकार का हो सकता है। पहला होता है जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन, मतलब जिसे हम कहते हैं सामान्य पारक्रमण। दूसरा हो सकता है स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन, जिसे हम कहते हैं विशेष पारक्रमण। तो पहले हम डायग्राम द्वारा इसको समझेंगे, दोनों में अंतर क्या। देखिए, बहुत सिंपल सा डायग्राम है। आप इसको अगर आपको सही तरीके से समझाना है और समझना है, एग्ज़ाम में भी अगर आप डायग्राम देंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। कलर डायग्राम आप बना सकते हैं और डायग्राम के द्वारा आप समझ भी पाएंगे और समझा भी पाएंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप थ्योरी कम लिखें लेकिन डायग्राम ज़रूर बनाएं। तो यहाँ पे जनरलाइज ट्रांसडक्शन बताया गया है, जिसको हम कहते हैं सामान्य पारक्रमण। देखिए, यहाँ पे एक जीवाणु कोशिका बताई गई है जिसमें डीएनए है और डीएनए के अंदर 2 जीन बताए गए हैं। एक जीन का नाम है A+ और एक जीन का नाम है B+। ये सिर्फ एक हाइपोथेटिकल या काल्पनिक रूप से बताया गया ताकि आप समझ पाएँ क्या होता है। सबसे पहले जीवाणु भोजी जो बैक्टीरियोफेज ने अटैक किया। बैक्टीरियोफेज का डीएनए आपको नज़र आ रहा है जो कि है स्काई ब्लू कलर का। बैक्टीरियोफेज का डीएनए जैसे ही अंदर आया वहाँ पे उसने होस्ट के डीएनए को डिग्रेड कर दिया और स्वयं के डीएनए की प्रतिकृति की। ओके, अब यहाँ पे क्या हुआ, जब वापस उसने अपनी मैंने कहा था आपको कि चाहे लाइटिक साइकिल के अंदर अटैक करने के बाद में वो कॉपीज़ बनाता है और नए जीवाणु भोजी बन के उस जीवाणु कोशिका से रिलीज हो जाते हैं। तो जब जीवाणु भोजी नए बन रहे थे और डीएनए की पैकेजिंग हो रही थी तो इसमें क्या किया, जीवाणु भोजी के डीएनए जो कि स्काई ब्लू कलर का है उसके साथ साथ कुछ फेज़ में जीवाणु का डीएनए भी पैकेज हो गया। कैसे हो गया आप देख लें, यहाँ पे A+ जो कि जीवाणु का डीएनए है वो पैकेज हो गया और ये A+ जब ये जीवाणु भोजी जब किसी दूसरे जीवाणु पर अटैक किया उसने तो ये A+ ट्रांसफ़र हो गया किसी दूसरे जीवाणु में। और यहाँ पे वो जो नेक्स्ट दूसरा जीवाणु था वो एक नेगेटिव था। जैसे ही वहाँ पे A+ आ गया तो वो भी क्या बन गया, A+ बन गया। तो आप देख रहे हैं उसमें जेनेटिक रिकम्बिनेशन हो गया। डायग्राम पर आप समझ सकते हैं। सो द रिकम्बिनेंट हैव जीनोटाइप A+ एंड B-। ओके, ये तो हो गया जनरलाइज्ड। अब स्पेशलाइज्ड में क्या अंतर है, स्पेशलाइज्ड में हम वैसे ही पढ़ेंगे A+ और B+ है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, बैक्टीरियल सेल है प्रोफेज इंटीग्रेटेड बिटवीन जीन्स A एंड B। देख, दोनों में अगर मैं सामान्य रूप से बताऊँ तो अंतर सिर्फ इतना है कि यहाँ पे तो वो रैंडमली, सामान्य ट्रांजैक्शन में वो रैंडमली पैकेज हुआ है, जबकि स्पेशलाइज्ड ट्रांजैक्शन में वो स्पेशलाइज मतलब वो जानबूझ के उसको पैकेज किया गया है। दोनों में अंतर समझ रहे हैं आप, कि एक में तो वो रैंडमली प्रक्रिया हो रही है और दूसरे में उसको टारगेट करके किया जा रहा है। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं बैक्टीरियल कोशिका में A और B पॉजिटिव आप देख पा रहे हैं। A पॉजिटिव ने क्या किया, वह
एक प्रक्रिया होती है जिसमें हम कहते हैं जेनेटिक रिकम्बिनेशन होता है एक प्रकार का। तो ये रिकम्बिनेशन के द्वारा A+ अलग निकल के हो गया। सो बैक्टीरियल सेल्स हैव प्रोफेज इंटीग्रेटेड बिटवीन A and B। ओकेजनली प्रोफेज DNA एग्जिट इनकरेक्टली टेकिंग एडजॉइनिंग बैक्टीरियल DNA विथ इट। कई बार क्या होता है कि जैसे आप ये ब्लू कलर का देख रहे हैं ना, यहाँ पे ब्लू कलर का पार्ट, ये क्या है, ये जीवाणु भोजी का पार्ट है जो कि A+ और B+ के बीच में मैंने बताया था आपको लाइसोजेनिक साइकिल के अंदर। तो यहाँ पे वो इंटीग्रेट हो गया और जब वापस जिसको अलग होना था तो अलग होते हुए स्वयं तो अलग हुआ ही और साथ में A+ को भी अलग करके चला गया। अब A+ अलग हो गया जीवाणु भोजी के बैक्टीरियोफेज के DNA के साथ में। अब ये A+ वाला जीवाणु भोजी जब अटैक करेगा तो वापस ये A- वाले के अंदर रिकम्बिनेशन के द्वारा जुड़ जाएगा और जो A- था वो A+ बन जाएगा। दोनों में आप अंतर समझ पा रहे हैं कि ये स्पेशलाइज्ड है, मतलब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि रिकम्बिनेशन हो रहा है और A+ को जाना ही था, डिसाइडेड था, जबकि यहाँ जनरलाइज में वह A+ रैंडमली गया है। तो ये अंतर है दोनों में। तो इस प्रकार से बेटा आज हमने क्या पढ़ा है, आज हमने जीवाणु के अंदर पाए जाने वाले जनन पढ़े हैं। इसमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन। ये आपको ज़रूर ध्यान से पढ़ने हैं और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। स्पेशली जो आपको दे रखे हैं हमने कि जो ईयर दे रखे हैं वो ईयर्स आपकी जो हिंदी वाली बुक्स है उसमें बहुत कुछ गलत दे रखा है, तो उसे आप ध्यानपूर्वक समझेंगे। जैसे ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट मैंने आपको बताया था, तो ग्रिफिथ का चूहों वाला एक्सपेरिमेंट का ईयर 1928 है, ये आप ध्यान से समझेंगे। और ये आपकी बुक्स में भी 1928 ही दे रखा है। इसमें जो 2 प्रकार के प्रभेद जिसके द्वारा एक्सपेरिमेंट बताया गया है, ओके। और एवरी, मैकलियोड और मैकॉर्थी का ईयर 1934 है, जो मैं अभी इसमें स्लेट में नहीं दे पाया, लेकिन आप ध्यान से लिख लेंगे 1934 में, जिन्होंने इस स्थानांतरण की क्रिया के द्वारा इनमें जो मटेरियल काम में लिया जाता है वो था DNA। दोनों में अंतर समझ रहे हैं ना आप। ग्रिफिथ ये नहीं बता पाता है कि वो जो जिसकी वजह से यह ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वो DNA है, जबकि एवरी, मैकलियोड, मैकॉर्थी ने बताया था कि जिसकी वजह से ये ट्रांसफ़र हो रहा है वो DNA है, ओके। बाकी कॉन्जुगेशन में बता चुकी हूँ, ये इकोलाई में खोज की गई थी, ठीक है बेटा। तो इस प्रकार से आज हमने ये टॉपिक कंप्लीट किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया है उसके नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी, क्योंकि उसमें ऐसा कुछ समझने का चीज़ नहीं है, तो उसके आपको नोट्स मिल जाएंगे। धन्यवाद।